गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो पिछली क्लास में हमने बीट्स को पूरी तरह से स्टडी कर लिया था और बीट्स के सारे टाइप के क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे। देखो अब हम इस साउंड वेव का सबसे लास्ट लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, साउंड का डॉपलर इफेक्ट। है ना? और ध्यान रखना तुम कि चाहे जेई मेंस का एग्जाम हो या जेई एडवांस का एग्जाम हो या मेडिकल में नीट का एग्जाम हो, हर किसी एग्जाम में इस साउंड वेव के चैप्टर में इस डॉपलर इफेक्ट वाले टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? इसलिए जब भी साउंड वेव का चैप्टर तुम रिवाइज करो तो उसमें इस डॉपलर इफेक्ट वाले टॉपिक को सबसे अच्छे से रिवाइज करना है। तो चलो इस डॉपलर इफेक्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। फिर चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं। है ना? मैथमेटिकली तो आगे स्टडी कर ही लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डॉपलर इफेक्ट क्या होता है उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं। तो देखो इसको समझने के लिए एक बहुत ऑर्डिनरी टाइप का केस लेते हैं। देखो इस बार मान लेते हैं कि साउंड का कोई सोर्स है, ठीक है ना? कोई कि ट्यूनिंग फॉर्क जैसा साउंड का कोई सोर्स है जो साउंड वेव निकाल रहा है, और इधर मान लेते हैं कि सुनने वाला कोई ऑब्जर्वर या लिसनर है जो साउंड वेव सुन रहा है ना? कोई इधर कोई साउंड का सोर्स है जो साउंड वेव निकाल रहा है, और इधर सुनने वाला कोई ऑब्जर्वर है या लिसनर है जो साउंड वेव सुन रहा है। और हमको पता है कि नॉर्मली साउंड की स्पीड तो 320 मीटर पर सेकेंड या 330 मीटर पर सेकेंड के आसपास ही होती है ना? अब देखो ध्यान रखना कि इस चैप्टर में हमने जितने भी केसेस लिए थे, है ना? ध्यान रखना इस चैप्टर में हमने जितने भी केसेस लिए थे उसमें सोर्स और ऑब्जर्वर रुके होते थे। है ना? ध्यान रखना इस चैप्टर में जितने भी केसेस देखे थे उसमें सोर्स और ऑब्जर्वर रुके होते थे, मतलब स्टेशन ही होते थे। है ना? और हम बिल्कुल फीलिंग से बोल सकते हैं कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर रुके हुए हों तब तो कोई चक्कर नहीं है, तब तो सोर्स जितनी फ्रीक्वेंसी निकालेगा ऑब्जर्वर को उतनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी और सोर्स जितने वेवलेंथ की साउंड निकालेगा ऑब्जर्वर को वेवलेंथ भी उतना ही अपीयर होगा। ये तो ध्यान रखना कि सोर्स और ऑब्जर्वर स्टेशन ही हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोर्स जितनी फ्रीक्वेंसी निकालेगा ऑब्जर्वर को सुनाई भी उतनी देगी, और सोर्स जितनी वेवलेंथ की साउंड निकालेगा ऑब्जर्वर को वेवलेंथ भी उतनी अपीयर होगी। ठीक है? लेकिन ध्यान रखना कि अब इस टॉपिक में कुछ ऐसे केसेस आते हैं जिसमें सोर्स और ऑब्जर्वर रिलेटिवली मूव करने लग जाते हैं। ये तो ध्यान रखना इस टॉपिक में कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सोर्स और ऑब्जर्वर रिलेटिवली मूव करने लग जाते हैं। है ना? और हम बिल्कुल प्रैक्टिकली सोच सकते हैं कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर रिलेटिवली मूव करने लग गए तो अब सोर्स कुछ और फ्रीक्वेंसी निकालेगा और ऑब्जर्वर को कुछ और फ्रीक्वेंसी अपीयर होगी। ये तो चिंता मत करना, इसको हम मैथमेटिकली तो देख ही लेंगे लेकिन अभी थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं। है तो हम बिल्कुल फीलिंग से बोल सकते हैं कि सोर्स और ऑब्जर्वर अगर रिलेटिवली मूव करने लग गए तो अब सोर्स कुछ और फ्रीक्वेंसी की साउंड निकालेगा और ऑब्जर्वर को कुछ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी अपीयर होगी। है ना? और हम फीलिंग से बोल सकते हैं कि बताओ सोर्स और ऑब्जर्वर अगर रिलेटिवली पास आ रहे हो तो हमको आवाज ज्यादा तीखी सुनाई देती है, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा अपीयर होगी। और सोर्स और ऑब्जर्वर अगर एक दूसरे से रिलेटिवली दूर जा रहे हो तो हमको आवाज मोटी सुनाई देती है, मतलब फ्रीक्वेंसी कम अपीयर होती है। इसको तुमने प्रैक्टिकली भी देखा है ना? इसको तुमने प्रैक्टिकली भी देखा होगा। तो इसे मान लेते हैं कि हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं और ट्रेन हमारी और आ रही है। ये तुमने प्रैक्टिकली देखा होगा कि सोर्स या ट्रेन अगर हमारी और आ रही हो तो तुमने फील किया होगा कि सोर्स या ट्रेन हमारी और आ रही हो तो हमको ट्रेन की आवाज ज्यादा तीखी सुनाई देती है, मतलब अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा अपीयर होती है ना? ये बात अलग है कि ट्रेन पास आती है तो आवाज लाउड भी सुनाई देती है, लेकिन लाउडनेस अलग चीज है। अभी हम केवल पिच या फ्रीक्वेंसी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। है ना? तो तुमने प्रैक्टिकली देखा होगा कि बताओ जब ट्रेन हमारी और आती है, फिर ट्रेन हमारी और आती है तो हमको ट्रेन की आवाज ज्यादा तीखी सुनाई देती है, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा अपीयर होती है। और बताओ
जब ट्रेन हमको ओवरटेक करके जब दूर जा रही होती है, तो हमको ट्रेन की आवाज़ मोटी सुनाई देती है, मतलब फ्रीक्वेंसी कम एम्पियर होती है। ये प्लेटफ़ॉर्म पे सभी ने देखा होगा, है ना? कि जब सोर्स या ट्रेन हमारे पास आता है, तो हमको आवाज़ ज़्यादा तीखी सुनाई देती है, मतलब एपिरेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा एम्पियर होती है। और जब ट्रेन हमसे दूर जा रही होती है, तब हमको ट्रेन की आवाज़ थोड़ी-सी कम तीखी या मोटी सुनाई देती है, मतलब एपिरेंट फ्रीक्वेंसी कम एम्पियर होती है, ठीक है? ये सब तुमने सुना होगा। अभी मैं थोड़ी देर में इसको एनिमेशन में थोड़ा सुना भी दूँगा, ठीक है ना? लेकिन अभी हम प्रैक्टिकली फ़ील कर सकते हैं कि अगर सोर्स और ऑब्ज़र्वर रुके हुए हों, तब तो कोई चक्कर नहीं है। तब तो सोर्स जितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड निकालेगा ऑब्ज़र्वर को, उतनी फ्रीक्वेंसी एम्पियर होगी। लेकिन है ना? लेकिन अगर सोर्स और ऑब्जर्वर रिलेटिवली मूव करें, तो अब सोर्स कुछ और फ्रीक्वेंसी निकालेगा और ऑब्जर्वर को कुछ और फ्रीक्वेंसी अपेयर होगी, ठीक है? तो चलो मान लेते हैं कि सोर्स ओरिजिनली एफ नॉट फ्रीक्वेंसी की साउंड निकाल रहा है, तो ऑब्जर्वर को एपिरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी अपेयर होगी वो देखना है। तो उसके लिए डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है? चिंता मत करना, इस फॉर्मूले की डेरिवेशन तो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन पहले मैं फॉर्मूला पहले बता देता हूँ, क्योंकि आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। फिर इसका फॉर्मूला पहले ही बता देता हूँ। फिर इस बार मान लेते हैं कि सोर्स और ऑब्जर्व दोनों रिलेटिवली मूव कर रहे हैं। क्या हो रहा है? फिर इस बार मान लेते हैं कि सोर्स और ऑब्जर्व रिलेटिवली मूव करें। हमको पता है कि सोर्स और ऑब्जर्व रिलेटिवली मूव करेंगे तो ऑब्जर्वर को कुछ और फ्रीक्वेंसी अपियर होगी। और फिर ध्यान रखना कि डॉपलर इफेक्ट वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोर्स अगर ओरिजिनली एफ नॉट फ्रीक्वेंसी की साउंड निकाले, तो ऑब्जर्वर को एपिरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी अपियर होती है, एफ नॉट इंटू वी माइनस वी ओपन वी माइनस वी एस। तो इसकी डेरिवेशन हम कुछ टाइम के बाद पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इस फॉर्मूले को ही ध्यान में रखेंगे। तो अच्छे ध्यान रखना कि सोर्स और ऑब्जर्वर रिलेटिवली मूव करें, तो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी कुछ और अपियर होती है ना। और ध्यान रखना कि डॉपलर इफेक्ट वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर सोर्स ओरिजिनली एफ नॉट फ्रीक्वेंसी की साउंड निकाले, तो ऑब्जर्वर को एपिरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी अपियर होगी, एफ डैश इक्वल एफ नॉट इंटू वी माइनस वी ओपन वी माइनस वी एस। इसमें वीओ तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, वी एस सोर्स की वेलोसिटी, और इसमें v क्या होता है, साउंड की स्पीड। और साउंड की स्पीड तो 320 या 330 मीटर पर सेकेंड के आसपास सेट होती है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना कि सोर्स ओरिजिनली एफ नॉट फ्रीक्वेंसी की साउंड निकाले, तो ऑब्जर्वर को एपिरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी अपियर होती है, एफ नॉट इंटू वी माइनस वी ओपन वी माइनस वी एस। अब देखो, ये फॉर्मूला तो लोगों को याद होता है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि वी और वी एस में कौन ऊपर आएगा और कौन नीचे आएगा, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो देखो, इसको याद रखने के लिए एक जुगाड़ ध्यान रखना कि बताओ ओ, है ना, बताओ ओ या ऑफिसर की पोस्ट ऊंची होती है, इसलिए वीओ वाली टर्म ऊपर आएगी। और एस मतलब सर्वेंट की पोस्ट नीचे होती है, इसलिए वीएस वाली टर्म नीचे आएगी, है ना? तो अब इस मामले में कभी कंफ्यूज मत होना, बस ये ध्यान रखना कि ऑफिसर की पोस्ट ऊपर होती है, इसलिए वी वाली टर्म ऊपर आएगी। और एस मतलब सर्वेंट की पोस्ट नीचे होती है, इसलिए वीएस की टर्म नीचे आएगी। तो बस अब शायद फॉर्मूला नहीं भूलोगे कि सोर्स ओरिजिनली एफ नॉट फ्रीक्वेंसी की साउंड निकाले, तो डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वर को एपिरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी अपियर होगी, एफ डैश इक्वल टू एफ नॉट वी माइनस वी ओपन वी माइनस वी एस। तो एपिरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये हो गया, है ना? अब देखो, ये भी हम सोच सकते हैं कि सोर्स और ऑब्जर्वर रिलेटिवली मूव करें, तो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी भी कुछ डिफरेंट अपीयर होगी और साथ में वेवलेंथ भी डिफरेंट अपीयर होगा। तो बस हमको देखना है कि ऑब्जर्वर को अपीरेंट फ्रीक्वेंसी तो इतनी अपीयर होगी, अब ऑब्जर्वर को अपीरेंट वेवलेंथ कितना अपीयर होगा वो देखना है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि वैसे तो बुक में अपीरेंट वेवलेंथ निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले दिए होते हैं, लेकिन मैं सबसे सिंपल वाला ही फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर कभी भी, ध्यान रखना कि कभी भी हमको एपिरेंट वेवलेंथ पूछे, तो उसके लिए सबसे पहले हम इस वाले फॉर्मूले से एपिरेंट फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। और एपिरेंट फ्रीक्वेंसी आ गई,
तो ऑब्जर्वर को एपिरेंट वेवलेंथ कितना अपीयर होगा, v माइनस vo अपन f डैश, है ना, यही सबसे बेस्ट है। बस ये हमने डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूले पढ़ लिए, है ना। तो हमने डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूले पढ़ लिए, बस इस फॉर्मूले को जस्ट एक बार बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, तो मान लेते हैं कि सोर्स और ऑब्जर्वर रिलेटिवली मूव कर रहे हैं, तो हमको पता है कि सोर्स और ऑब्जर्वर रिलेटिवली मूव करें तो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी भी कुछ और अपीयर होगी और वेवलेंथ भी कुछ और अपीयर होगा, है ना। और डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर सोर्स ओरिजिनली एफ नॉट फ्रीक्वेंसी की साउंड निकाले तो ऑब्जर्वर को अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी अपीयर होती है, एफ नॉट इंटू वी माइनस वी ओपन वी माइनस वी एस, और ऑब्जर्वर को अपीयरेंट वेवलेंथ भी कुछ और अपीयर होगा। अगर अपीयरेंट वेवलेंथ निकालना हो तो पहले हम अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और अपीयरेंट वेवलेंथ वी माइनस वी ओपन एफ डैश ये आ जाएगा। हाँ बच्चों देखो, इसमें अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी और अपीयरेंट वेवलेंथ के फॉर्मूले तो सभी को, है ना, अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी और अपीयरेंट वेवलेंथ के फॉर्मूले तो सभी को याद होते हैं, लेकिन इसमें सबसे मेन चीज है वीओ और वीएस का साइन कन्वेंशन, है तो ध्यान रखना। ये फॉर्मूले तो सभी को याद होते हैं, लेकिन इसमें सबसे मेन चीज है ऑब्जर्वर की वेलोसिटी वीओ और सोर्स की वेलोसिटी वीएस, इसका साइन कन्वेंशन। ये तो एक बार देखते हैं कि वी और वीएस का साइन कन्वेंशन क्या होता है, वो देखते हैं। ये तो हमको अच्छे पता है कि सोर्स जो होता है वो साउंड वेव निकालता है और जो ऑब्जर्वर होता है वो साउंड वेव सुनता है। ये तो हम अ, बिल्कुल सिंपल टाइप से बोल सकते हैं कि बताओ साउंड वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन, या सिंपल शब्दों में बोले तो सोर्स से ऑब्जर्वर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, है तो ध्यान रखना। तुम बुक में फिर ध्यान रखना कि अगर बुक में देखोगे तो कुछ 5-6 अलग-अलग टाइप के केस दिए होते हैं, लेकिन हमको इतनी कॉम्प्लिकेट चीजों में उलझना नहीं है ना। तो बस ध्यान रखना कि डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूले में ऑब्जर्वर की वेलोसिटी वीओ और सोर्स की वेलोसिटी वीएस का साइन कन्वेंशन ध्यान रखना, है ना। तो बस साइन कन्वेंशन का एक ही कंसेप्ट है कि साउंड वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन, या सिंपल शब्दों में बोले तो सोर्स से ऑब्जर्वर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे। बात तो एक ही है ना, तो बस ध्यान रखना है। तो इसमें डॉपलर इफेक्ट में साइन कन्वेंशन से घबराना मत, बस साइन कन्वेंशन का एक ही कंसेप्ट है कि साउंड वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन, या सिंपल शब्दों में बोले तो सोर्स से ऑब्जर्वर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, है तो वही साउंड प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है। सिंपल शब्दों में सोर्स से ऑब्जर्वर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, तो जो जो चीजें इस डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव, और अगर कोई अपोजिट डायरेक्शन में तो सजा मिलेगी नेगेटिव। जैसे यही केस जो मैंने चित्र में बता रखा है, चित्र में जो केस बता रखा है उसमें चलो मान लेते हैं कि सोर्स की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10 और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 20 है। तो बताओ इस फॉर्मूले में, है ना, इस फॉर्मूले में सोर्स की वेलोसिटी साइन के साथ +10 रखोगे या -10 +10 रखोगे, है ना। हमको एक ही चीज पता है कि बताओ इसमें सोर्स से ऑब्जर्व वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं और सोर्स की वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में, इसलिए सोर्स की वेलोसिटी हम +10 लिखेंगे। ये लेकिन बताओ ऑब्जर्वर की वेलोसिटी इसके अपोजिट डायरेक्शन में तो सजा मिलेगी, तो इसमें ऑब्जर्वर की वेलोसिटी वीओ की वैल्यू -20 रखेंगे, है ना। तो ये हमने साइन कन्वेंशन के बारे में देख लिया। ये तो बस अब इसके हम क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। बस एपिरेंट फ्रीक्वेंसी और एपिरेंट वेवलेंथ के फॉर्मूले लगा देंगे, और साइन कन्वेंशन बस एक ही चीज की, पूरे डॉपलर इफेक्ट में हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, डेट्स ऑल। अब देखो इन फॉर्मूले में कुछ और भी छोटे-छोटे राज छुपे होते हैं, वो देखना। ये देखो जैसे एपिरेंट फ्रीक्वेंसी वाला जो फॉर्मूला है ना, देखो इस फॉर्मूले से हम साफ-साफ बोल सकते हैं कि जो एपिरेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो तो सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों के मोशन पे डिपेंड करती है। बताओ ना यार, एपिरेंट फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूले में सोर्स की वेलोसिटी वीएस भी आ रही है और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी वीओ भी आ रही है ना। तो बस इससे हम, है ना, इससे हम कंफर्म बोल सकते हैं कि एपिरेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो तो सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों के मोशन पर डिपेंड करती है। लेकिन अब हम देखते हैं कि एपिरेंट वेवलेंथ ये किस पे डिपेंड करेगा, वो देखते हैं। ये तो देखो कई लोगों को तो
तो इस फॉर्मूले साफ-साफ बोल सकते हैं कि एपिरेंट फ्रीक्वेंसी तो सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों के मोशन पे डिपेंड करती है, लेकिन देखते हैं कि एपिरेंट वेवलेंथ किस पर डिपेंड करता है वो देखते हैं। देखो, इस फॉर्मूले से कई लोगों को ऐसा भ्रम होता है कि एपिरेंट वेवलेंथ ऑब्जर्वर के मोशन पर डिपेंड करेगा, है ना? कई लोगों को इल्यूजन होता है कि एपिरेंट वेवलेंथ केवल ऑब्जर्वर के मोशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि एक्चुअल चीज़ ये है कि जो एपिरेंट वेवलेंथ होता है वो ऑब्जर्वर के मोशन पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, वो केवल सोर्स के मोशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि एपिरेंट वेवलेंथ v माइनस v ओपन f डैश ना, तो इस फॉर्मूले से तो भ्रम हो सकता है, लेकिन अगर तुम इस f डैश का ऑपरेशन करोगे तो तुमको सत्य का एहसास हो जाएगा। देखना, तो तुम बताओ कि एपिरेंट वेवलेंथ v माइनस v ओपन f डैश, और तुम बताओ कि बताओ इस f डैश को हम क्या लिख सकते हैं, है ना? इस f डैश एपिरेंट फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं, f नॉट इंटू v माइनस v ओपन v माइनस vs, ऐसा लिख सकते हैं। बस तुम बताओ कि अब अगर सॉल्व करेंगे, है ना, वही f डैश को खोल करके f नॉट इंटू v माइनस v ओपन v माइनस vs ये लिख सकते हैं। तो बताओ अब अगर सॉल्व करेंगे तो ये v माइनस vo से v माइनस vo तो पूरा कैंसल हो गया, और बताए v माइनस vo वाली टर्म कैंसल हो गई, तो इससे हम पक्का बोल सकते हैं कि एपिरेंट वेवलेंथ के फॉर्मूले में एक्चुअली केवल vs ही आएगा। मतलब जो एपिरेंट वेवलेंथ होता है वो ओनली सोर्स के मोशन पर डिपेंड करता है, इसका ऑब्जर्वर से कोई लेना देना नहीं है, तो ये ध्यान रखना, है ना? एपिरेंट वेवलेंथ में फॉर्मूले से थोड़ा सा भ्रम होता है, लेकिन एफ डैश का ऑपरेशन करो तो पता चलेगा कि v माइनस vo की टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, तो केवल vs वाली टर्म बचेगी। मतलब एपिरेंट वेवलेंथ ओनली एंड ओनली सोर्स के मोशन पे डिपेंड करता है, उसका ऑब्जर्वर से कोई लेना देना नहीं है ना? तो बस हम, है ना, तो हम बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट बोल सकते हैं, फिर हम कंफर्म बोल सकते हैं कि डॉपलर इफेक्ट में, डॉपलर इफेक्ट में एपिरेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो तो सोर्स ऑब्जर्वर दोनों के मोशन पर डिपेंड करती है, लेकिन जो एपिरेंट वेवलेंथ होता है वो ओनली सोर्स के मोशन पर डिपेंड करता है, उसका ऑब्जर्वर से कोई लेना देना नहीं है। देखना, है ना? और इसको आगे हम थोड़ा सा मैथमेटिकली देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं कि एपिरेंट वेवलेंथ ओनली सोर्स के मोशन पर किस टाइप से डिपेंड करता है, उसको अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है ना? तो देखो, जैसे पहले मान लेते हैं कि साउंड का सोर्स स्टेशनरी है ना? मान लेते हैं कि पहले साउंड का सोर्स स्टेशनरी है, मतलब रुका हुआ है। ये तो हम प्रैक्टिकली बोल सकते हैं कि साउंड का सोर्स अगर रुका हुआ हो तब तो ये चारों ओर साउंड वेव बिल्कुल यूनिफॉर्मली निकालेगा, और साउंड वेव चारों ओर बिल्कुल यूनिफॉर्मली निकालेगा, तो बताओ इसके जो वेव फ्रंट होंगे वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होंगे, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में होंगे। वेव फ्रंट बताया था ना, प्रैक्टिकली बोल सकते हैं इस ओर रुका हुआ तब तो साउंड वेव चारों ओर यूनिफॉर्मली निकालेगा। तो बताओ इस बार साउंड वेव के वेव फ्रंट बिल्कुल यूनिफॉर्म और कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल होंगे, सब तरफ वेवलेंथ सेम ही होगा। देखना, लेकिन लेकिन अब मान लेते हैं कि साउंड का सोर्स से आगे की ओर मूव कर रहा है ना? वही कि अब मान लेते हैं कि साउंड का सोर्स आगे की ओर मूव कर रहा है, तो देखो हम बिल्कुल फीलिंग से सोच सकते हैं कि ये सोर्स, है ना, फीलिंग से बोल सकते हैं कि साउंड का सोर्स से आगे की ओर मूव करे, तो बताओ इधर जो वेव फ्रंट है वो कंप्रेस हो जाएंगे। चिंता मत करना, मैथमेटिकली पढ़ लेंगे, लेकिन थोड़ा सा फीलिंग से सोच सकते हैं कि बताओ सोर्स अगर आगे की ओर मूव करे, है ना, साउंड का सोर्स आगे की ओर मूव कर रहा हो, तो बताओ इधर वेव फ्रंट कंप्रेस हो जाएंगे, और वेव फ्रंट कंप्रेस हो जाएंगे मतलब इधर एपिरेंट वेवलेंथ घट जाएगा, और इधर वाला जो पार्ट है वहां वेव फ्रंट फैल जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे, तो यहाँ ये वाली डिस्टेंस बढ़ जाएगी, मतलब एपिरेंट वेवलेंथ बढ़ जाएगा, है ना? तो ये देख सकते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकली कर लेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम इंसानों के टाइप से प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। ये तो हम फीलिंग से बोल सकते हैं कि अगर सोर्स रुका हुआ हो तब तो चारों ओर साउंड वेव बिल्कुल यूनिफॉर्मली निकालेगा, तो तब तो वेव फ्रंट बिल्कुल कॉन्सेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में होंगे, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह वेवलेंथ सेम ही होगी। लेकिन अगर सोर्स आगे की ओर मूव करने लग जाए, है ना, तो हम प्रैक्टिकली सोच सकते हैं
कि साउंड का सोर्स आगे की ओर मूव करने लग जाए, तो इधर वेव फ्रंट कंप्रेस हो जाएँगे और वेव फ्रंट कंप्रेस हो जाएँगे तो ये वाली डिस्टेंस घट जाएगी मतलब वेवलेंथ घट जाएगा और जो पीछे वाला पार्ट है, यहाँ वेव फ्रंट एक्सपेंड हो जाएँगे, है ना? यहाँ वेव फ्रंट एक्सपेंड हो जाएँगे, तो ये वाला सेपरेशन बढ़ जाएगा मतलब वेवलेंथ बढ़ जाएगा ये बोल सकते हैं, है ना? बस हम पक्का बोल सकते हैं कि अपीरेंट फ्रीक्वेंसी सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों के मोशन पर डिपेंड करती है, लेकिन अपीरेंट वेवलेंथ केवल सोर्स के मोशन पे डिपेंड करता है, उसका ऑब्जर्वर से कोई लेना-देना नहीं है ना? और अब हम बिल्कुल प्रैक्टिकली बोल सकते हैं कि बताओ, अगर सोर्स हमारी ओर आ रहा हो, तो बताओ वेव फ्रंट कंप्रेस हो जाएँगे मतलब वेवलेंथ घट जाएगा और बताओ सोर्स अगर हमसे दूर जा रहा हो, है ना? सोर्स अगर हमसे दूर जा रहा हो, तो अब ये जो वेव फ्रंट है वो एक्सपेंड हो जाएँगे मतलब अपीरेंट वेवलेंथ बढ़ जाएगा देखना। अब इसी चीज़ को मैं एनिमेशन में बता रहा हूँ। हाँ बच्चों, तो ये जो बताया था उसी को मैं एनिमेशन में बता रहा हूँ। तो देख लेना, ये साफ-साफ दिख रहा है कि पहले केस में साउंड का सोर्स स्टेशनरी है और हम फीलिंग से बोल सकते हैं कि साउंड का स्टेश सॉरी फीलिंग से बोल सकते हैं कि साउंड का सोर्स रुका हुआ है, स्टेशनरी हो, तब तो आगे-पीछे, ऊपर-नीचे सब तरफ साउंड वेव यूनिफॉर्मली निकालेगा। तो तब तो इसके वेव फ्रंट बिल्कुल यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल होंगे। इसलिए इस बार तो आगे-पीछे, ऊपर-नीचे सब जगह वेवलेंथ सेम ही होगा और कितना होगा सिंपली v बाय एफ नॉट ही होगा। तो सोर्स स्टेशनरी हो तब तो वेव फ्रंट बिल्कुल यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल होंगे, इसलिए सब जगह वेवलेंथ सेम ही होगा। लेकिन बच्चों देखो, अब हम दूसरा एनिमेशन देखते हैं। तो देखो, इस बार मान लेते हैं कि साउंड का सोर्स आगे की ओर जा रहा है। ये तो देखो, इस एनि इस एनिमेशन से तुम साफ-साफ बोल सक सॉरी इस एनिमेशन से तुम साफ-साफ देख सकते हो कि बताओ, साउंड का सोर्स अगर आगे की ओर जा रहा हो, तो साफ-साफ दिख रहा है कि आगे वाले पार्ट में वेव फ्रंट कंप्रेस हो गए हैं और वेव फ्रंट कंप्रेस हो गए हैं, इससे इधर आगे वाले पार्ट में वेवलेंथ घट जाएगा। और बताओ, पीछे वाले पार्ट में वेव फ्रंट एक्सपेंड हो गए हैं, एक्सपेंड हो गए इससे पीछे वाले पार्ट में वेवलेंथ बढ़ जाएगा, है ना? बस अब हम कंफर्म बोल सकते हैं, है ना? तो अब हम कंफर्म बोल सकते हैं कि साउंड का सोर्स अगर रुका हुआ है, स्टेशनरी हो, तो चारों ओर साउंड वेव बिल्कुल यूनिफॉर्मली निकालेगा। तो तब तो वेव फ्रंट बिल्कुल यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल होंगे। इससे तब तो आगे पीछे, ऊपर नीचे सब जगह वेवलेंथ सेम ही होगी। लेकिन ये भी देख सकते हैं कि अगर साउंड का सोर्स ऐसे आगे की ओर जा रहा हो, तो बताओ, आगे वाले पार्ट में वेव फ्रंट कंप्रेस हो जाएँगे और वेव फ्रंट कंप्रेस हो जाएँगे, इसलिए वेवलेंथ घट जाएगा और पीछे वाले पार्ट में वेव फ्रंट एक्सपेंड हो जाएँगे, इसलिए पीछे वाले पार्ट में वेवलेंथ बढ़ जाएगा, है ना? बस वहाँ तो जस्ट चित्र ही बताया था, लेकिन यहाँ मैंने हाँ बच्चों, ठीक है? तो उधर तो जस्ट चित्र ही बताया था, लेकिन यहाँ एनिमेशन में हमने देख लिया। बस अब हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट ही बोल सकते हैं ना, बस अब हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट ही बोल सकते हैं कि डॉपलर इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो अपीरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, वो तो सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों के मोशन पे डिपेंड करती है। लेकिन ये जो अपीरेंट वेवलेंथ होता है, वो केवल सोर्स के मोशन पे डिपेंड करता है, उसका ऑब्जर्वर से कोई लेना-देना नहीं है। है ना? साफ-साफ बोल सकते हैं कि बताओ, अगर हम इधर खड़े हो ना, अगर हम इधर खड़े हो मतलब सोर्स अगर हमारे पास आ रहा हो, तो वेव फ्रंट कंप्रेस हो जाएँगे मतलब वेवलेंथ घट जाएगा और अगर हम इधर खड़े हो, मतलब सोर्स हमसे दूर जा रहा हो, तो फिर वेव फ्रंट एक्सपेंड हो जाएँगे, फैल जाएँगे, इससे अपीरेंट वेवलेंथ बढ़ जाएगा। तो अब हम बिल्कुल प्रैक्टिकली देख सकते हैं। हाँ बच्चों देखो, अभी हमने डॉपलर इफेक्ट के सारे कंसेप्ट देख लिए। अब चिंता मत करना, ये सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल, है ना, सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल परफेक्ट शब्दों में लिख भी दी हैं। तो वीडियो पॉज़ करके एक बार इसको नोट कर लेना तुम। और देखो इसमें वीओ और वीएस के साइन कन्वेंशन के बारे में भी क्लियर लिख लिया है कि पूरे डॉपलर इफेक्ट में बस सोर्स से ऑब्जर्वर वाली जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव लेंगे। तो अगर कभी भी सोर्स इधर हो, सुनने वाला ऑब्जर्वर इधर हो, तो सोर्स टू ऑब्जर्वर इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे और अगर किसी भी क्वेश्चन में सोर्स इधर हो और सुनने वाला ऑब्जर्वर इधर हो, तो अब सोर्स टू ऑब्जर्वर इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे। तो बस एक ही चीज़ कि साउंड वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन, या सिंपल शब्दों में बोले तो सोर्स से ऑब्जर्वर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे।